नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोजाना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर प्रस्तुत होते हैं और इसी क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक है वह है आईएलओ की रिपोर्ट, जो कि जबरन श्रम से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं ये चर्चा में क्यों है और उसमें क्या क्या कहा गया है। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसने अभी एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में पाया कि जो हमारा जबरन श्रम है उससे तकरीबन 36 अरब डॉलर का अवैध मुनाफा हो रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। अब देखो इसमें कहा क्या गया है, इसमें बताया गया है हमें कि किन किन जगह पे कितना कितना मुनाफा हमें हो रहा है। अगर बात करें हम यूरोप और मध्य एशिया की, तो यहाँ पे तकरीबन 84 बिलियन डॉलर के करीब मुनाफा हो रहा है, जो कि सबसे अधिक है। उसी के साथ एशिया और प्रशांत एरिया में जो मुनाफा हो रहा है वो 62 बिलियन डॉलर का हो रहा है। और सबसे कम जो इसमें बताया गया है कि 5वें नंबर पे जो है हमारा वो है अरब राज्य में, जो ये मुनाफा है वो है तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का। तो ये बहुत बड़ी रकम है। अब आपको एक चीज़ बताएं, इसमें ये बताया गया है कि वर्ष 2014 के बाद इस तरह के अवैध मुनाफों में ये तकरीबन 37% जो है वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे जो है वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है आपसे कि वर्ष 2014 के बाद इस तरीके के अवैध मुनाफे में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण रहा है कि जो श्रम मजदूर हैं हमारे, उनकी जो संख्या है वह बढ़ी है और साथ ही साथ जो पीड़ितों के शोषण से जो हमें मुनाफा हो रहा है वह भी बढ़ा है। अब इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमारे आईएलओ ने किया क्या कि जो सऊदी अरब है और कतर है, वहाँ पे जो श्रमिक हैं जिनमें भारतीय श्रमिक भी शामिल हैं, उनका सर्वेक्षण किया और ये रिपोर्ट जो है जारी करी। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो रखा गया प्रॉफिट एंड पॉवर्टी द इकोनॉमी ऑफ द फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर से आप समझ जाइए, यहाँ पे फोर्स्ड लेबर का जो मतलब है वो है जबरन श्रम। अब देखिए एक आपको डेफिनेशन अगर पता हो मोटा मोटी, जबरन श्रम होता क्या है, तो किसी इंसान को अगर हम जबरदस्ती बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवा रहे हैं तो उसे कहा जाता है जबरन श्रम। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर उसमें कहा गया है तस्कर और अपराधी जो हैं वो प्रति पीड़ित मजदूर से, जो मजदूर वहाँ पे पीड़ित है उससे तकरीबन 10,000 डॉलर का जो है मुनाफा कमा रहे हैं। और जो ये पिछले दशक में कितना था, पिछले दशक में ये था तकरीबन 8,269 डॉलर का था। अब यहाँ पे तस्कर वर्ड को आप समझिए, तस्कर क्या है कि जो व्यक्ति किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ को अवैध रूप से कहीं पे भेजते हैं, जैसे कि हमने अगर सुना हो कि मानव तस्करी होती है या मानव के ऑर्गन्स की तस्करी होती है, जो अवैध रूप से जो काम होते हैं उन्हें यहाँ पर तस्करी कहा जाता है और जो उस कार्य को अंजाम देते हैं उन लोगों को कहा जाता है तस्कर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है वर्ष 2021 में प्रतिदिन जो है 27.6 मिलियन लोग जो है जबरन श्रम में लगे हुए हैं। अब अगर आपको मोटा मोटा बताएं तो ये दुनिया में तकरीबन हर एक 1000 व्यक्ति पे 3.5 लोग जो हैं वो जबरन श्रम में लगे हुए हैं पर 1000 पर्सन। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब यहाँ पर कहा क्या गया है, इसमें बताया गया है आपको रिपोर्ट में कि 2016 में जो हमारे आंकड़े थे और अभी जो 2021 में आंकड़े मिले हैं उसमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर बताया है कि 2.7 मिलियन जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई है। यानी कि जो हमारे 2016 का आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पर जो है 24.9 मिलियन लोग जो है जबरन श्रम में लगे हुए थे प्रतिदिन, पर अभी 2021 का आंकड़ा कह रहा है कि यहाँ पर जो है 27.6 मिलियन लोग जबरन श्रम में लगे हैं। अब अगला पॉइंट ये कहता है कि जो जबरन व्यावसायिक यौन शोषण का से जो अवैध मुनाफा हो रहा है वो 73% है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पीड़ितों के शोषण से भी मुनाफा हो रहा है तो वो यही है। यौन शोषण से जो मुनाफा हो रहा है वो तकरीबन 2/3 यानी कि 73%। और जो निजी तौर पे जो लोग वहाँ पर श्रम कर रहे हैं उनका जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है, वो तकरीबन 27% रह गया। अब ये है क्या, अब देखो जो यौन शोषण हो रहा है और किसी मजदूर की स्थिति अगर खराब है तो ये क्या है, मानवीय गरिमा को जो है आघात पहुँचाता है।
और जो श्रमिक हैं या जो मानव हैं उनकी स्थिति को खराब करता है। इसी क्रम में जो हमारा ILO है उसने क्या कहा है, ILO ये कहता है कि जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं उनको इस अन्याय से लड़ने के लिए, इस चीज़ से लड़ने के लिए, मतलब जबरत श्रम को ख़त्म करने के लिए सबको एक साथ आना होगा, एक साथ मिलकर कुछ कदम उठाने होंगे। आगे देखिए कहता है रिपोर्ट में क्या बताया गया है इस चीज़ में कि अवैध और लाभ प्रवाह को रोकने और अपराधियों को जो है जवाबदेह ठहराने के लिए परिवर्तन उपायों में निवेश का तत्कालीन आवश्यकता पर जोर दिया गया है इस रिपोर्ट में। ये कहा, मतलब इसका मतलब समझिए कि हमें जो है लाभ को रोकने के लिए जो हम कर सकते हैं या अपराधियों को पकड़ने के लिए जो कानून हम बना सकते हैं उनको बनाने की यहाँ पे बात की गई है। इससे होगा क्या, कानूनी ढांचे को मजबूत करने की यहाँ पे बात कही गई है। उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्रों में श्रम निरीक्षण का विस्तार करने वाले जो प्रवर्तन अधिकारी हैं उनको ये कहा गया है कि उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए हमें, कि वो ये जान सके कि किन मजदूरों के साथ जो है बुरा हो रहा है, उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि मजदूरों की जो स्थिति है वो दयनीय ना हो। और साथ ही ये बोलता है कि श्रम और अपराधी कानून में जो परिवर्तन है उनके बीच में एक बेहतर समन्वय की सिफारिश करती है ये रिपोर्ट। ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक जबरन श्रम के लिए केवल कानून परिवर्तन या उपाय कर ही उसे समाप्त नहीं कर सकते, इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना होगा जिसमें हम पीड़ितों की जो सुरक्षा है उसमें हम प्राथमिकता दें और उस के जो मूल कारण हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो उसके मूल कारण हैं उनको समझ सकें, उनको संबोधित कर सकें और उन पर हम जो है निवारण के उपाय खोज सकें। तो ये सारी बातें जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें बताई गई हैं। अब हम जानते हैं कि ILO क्या होता है। देखो ILO क्या है, जो हमारे श्रमिक लोग हैं उनको एक गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए एक हमारा संगठन बना, जो सबसे पहले 1919 में बना था शांति को स्थापित करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो वर्साय की संधि थी उसके हिस्से के रूप में ये जो है बना था। और उस समय था क्या कि सामाजिक न्याय के आधार पर वहाँ पे सार्वभौमिक और स्थायी रूप से शांति की स्थापना करना इसका उस टाइम पे उद्देश्य था। अब फिर 1946 में जो है ILO को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बना दिया गया और आज के टाइम पर ये क्या करता है, सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल स्तर पर जो मानव और श्रमिक हैं उनके अधिकारों को जो है बढ़ावा देने का ये कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारी ILO की बिल्डिंग है, पूरा यहाँ पर आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो ILO है उसके उद्देश्य क्या हैं। ILO के जो है 4 रणनीतिक उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है इसका कि कार्यस्थल पर मानवों और मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों को बढ़ावा देना। इसका मतलब यह है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का हमारा अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है या सम्मान का जो हमारा अधिकार है, उसको बढ़ावा देना, उसके साथ वहाँ पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करना किसी भी जगह पर। दूसरा जो है महिलाओं और पुरुषों के लिए रोजगार और आय के अवसर पैदा करना। इसमें कहा क्या जाता है, देखो आप अभी भी अगर देखें तो कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुष की बराबरी पर लाने का प्रयास ये करता है। और साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं या जो बहुत पीछे छूट गए हैं, जो इन्हें कहा जाता है पिछड़ी हुई जाति, तो उन लोगों को ये क्या करता है कि अवसर प्रदान करता है, आय के अवसर, किसके माध्यम से, रोजगार के माध्यम से। दूसरा सामाजिक सुरक्षा की को प्रभावशीलता को बढ़ाना। अब देखो सामाजिक सुरक्षा मतलब जिस समाज में वो इंसान रहेगा वहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसे लगे कि हाँ मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, तो इस प्रभावशीलता को ये बढ़ाने का काम करता है। चौथा जो इसका उद्देश्य है वो त्रिपक्षवाद और सामाजिक संवाद को मजबूत करना। इस चीज़ को समझते हैं कि जो सरकार है और जो नियोक्ता होते हैं और साथ ही साथ जो श्रमिक संगठन हैं, इनके बीच में जो भी वार्ताएं होती हैं उन्हें ये मजबूत बनाता है। ये करता क्या है कि बीच बीच में अगर इन्हें लगता है किसी भी जगह पर कि श्रमिकों के साथ जो है अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये बीच बीच में अपने मानक कानून लाता है और बीच बीच में इनके बीच में सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच में वार्ता कराता है, ताकि उनके बीच में अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो उसे सॉल्व किया जा सके। श्रमिक किसी भी रीज़न से अगर परेशान है तो वो अपनी बात को नियोक्ता या सरकार तक पहुँचा सकें। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो हमारा ILO है वो कार्य क्या करता है, ILO के क्या कार्य हैं। तो पहला है सामाजिक और श्रमिक मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से
समन्वित नीति और कार्यक्रमों का निर्माण करना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सरकार और जो श्रमिक संगठन होते हैं उनके बीच में ये जो है एक पुल का काम करता है, वहाँ पे ये नीतियाँ भी बनाता है और उनका जो है कार्यान्वयन भी करता है। अगला अगर देखें तो सम्मेलनों और सिफारिशों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना। ये करता क्या है, जो हमारे श्रमिक हैं जो काम कर रहे हैं उनकी जो संस्था है उनके लिए कुछ मानक तैयार कर देगा कि आप अपने श्रमिकों को इतना मेहनताना देंगे ही देंगे, या आप उनके वर्किंग आवर्स इतने से ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने करा था कि मिनिमम 15,000 जो है सैलरी इंसान को मिलनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ मानक ये डिफाइन करता है कि वर्किंग आवर्स आपको डिफाइन कर दिया जाएगा कि आप सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे तक ही किसी इंसान से काम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप उससे काम नहीं करवा सकते। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, सामाजिक और श्रमिक समस्याओं के समाधान में सदस्य राज्यों की सहायता करना। अब देखो, अगर कहीं पे ऐसी कोई परेशानी हो रही है कि श्रमिक परेशान है या कोई भी इसी तरह की समस्या हो रही है, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, राज्यों को सहायता भी प्रदान करता है। अगर उन्हें किसी फंड की ज़रूरत है तो ये फंड भी प्रदान करता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा मानवाधिकार संरक्षण, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मतलब मानव की जो स्थिति है वो दयनीय नहीं होनी चाहिए, मानव की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, गरिमापूर्ण उसको जीवन मिल सके, उस पर ये कार्य करता है। इसमें आता क्या है कि काम करने का जो हमारा अधिकार है वहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिले, हम अपने काम को अच्छे से बेहतर से कर पाएँ, साथ ही साथ जो है सामूहिक बातचीत करके हम चीज़ों को हल कर सकें, जो भेदभाव है भेदभाव ना हो कहीं वहाँ पर, और साथ ही साथ जो जबरन श्रम है इसे वह वहाँ पर ख़त्म करना चाह रहा है। आगे देखते हैं हम कि ILO की जो सदस्यता है वो कैसे मिलती है। ILO में अभी जो है 187 राष्ट्रीय सदस्य हैं। अगर बात करें भारत की, तो भारत जो है ILO का एक संस्थापक सदस्य है और 1922 से इसकी गवर्निंग बॉडी में एक स्थायी सदस्य के रूप में है, मतलब कि अभी तक वो वहीं पर है, स्थायी रूप से है। आगे देखिए, ये बता रहा है आपको कि जो ILO का संविधान है या ILO के जो मानक हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य, कोई भी सदस्य जो है ILO की सदस्यता ले सकता है। इसके लिए उसे करना क्या होगा, उसे जो ILO का महानिदेशक है उसे सूचित करना होगा और उसे ये दर्शाना होगा कि जो भी आपके द्वारा मानक बनाए गए हैं या जो भी मेरे दायित्व हैं मैं उनको निर्वाह करूँगा। ये अगर वो रिटर्न में देता है और उनसे अपनी एक याचिका देता है तो उसे वो भी सदस्य, कोई भी राष्ट्र जो है सदस्य बन सकता है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने एक वैश्विक स्तर पर सारी चीज़ें देखी, अब हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत में जो है जबरन मजदूरी को लेके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या भारत कर रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने बहुत पहले ही अपने संविधान के अनुच्छेद 23 में ये लिख दिया था कि मानव तस्करी और जो जबरन श्रम है वो हमारे यहाँ पर जो है प्रतिबंधित होगी, और अगर कोई इंसान इसका उल्लंघन करता है तो ये एक कानूनी अपराध माना जाएगा और उसे इसके लिए दंड भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें, भारत में जबरन मजदूरी शब्द नहीं यूज़ हो रहा है, भारत में जो है बंधुआ मजदूरी यूज़ होता है। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने इसकी डेफिनेशन क्या दी है बंधुआ मजदूरी की। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो किसान होते थे वो कर्ज लेते थे जमींदारों से अपनी भूमि पर अनाज उगाने के लिए, और क्या होता था, उनका कर्ज जब बढ़ता चला जाता था फिर वो एक टाइम पे अपनी ही भूमि पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे। तो इसका मतलब ये है कि बंधुआ मजदूरी किसे कहा जाता है कि अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं और उस कर्ज के बदले आप अगर किसी को सेवा दे रहे हैं या कोई उसके लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको जो है बंधुआ मजदूरी का नाम दिया गया है हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। भारत में जो है बंधुआ मजदूरी को बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जो 1976 में बना था उसमें जो है बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित कर दिया गया था और ये कहा गया था कि ये बिल्कुल अवैध है, ये नहीं होनी चाहिए। पर अभी भी भारत में ऐसा होता है, बंधुआ मजदूरी होती है। तो वर्ष 2016 में अगर आप देखिए तो वर्ष 2016 में हमारी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और एक 15 वर्षीय कार्यक्रम चलाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वर्ष 2030 तक हम तकरीबन 184 मिलियन के करीब जो है श्रमिक हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, उनको पहचान के, उनको रिहा करके उनके जो है पुनर्वास की, उनको कहीं पर रहने के लिए आवास देने का इंतज़ाम करेंगे। अब अगर बात करें अब तक क्या हुआ है, क्योंकि ये तो उन्होंने अपना 15 वर्षीय कार्यक्रम बताया,
तो अब हम आपको बता दें कि 1978 से लेकर जो है अभी वर्ष 2023 के बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया है, तकरीबन हमारे 3000 से ज़्यादा जो हमारे श्रमिक हैं उन्हें इस मजदूरी से यानी कि बंधुआ मजदूरी से रिहा कराया है। और तकरीबन 90 इसमें से जितने इन्होंने रिहा करवाए उसमें से 94% जो श्रमिक थे उनके लिए इन्होंने जो है पुनर्वास की भी व्यवस्था करी है। अब देखिए हमने पूरा वीडियो देखा, अब समय है हमारे आज के वीडियो से संभावित प्रश्न का। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जबरन मजदूरी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 26। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुँचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।